हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। देखिए, बहुत सारे दिनों से जब से ऑर्डर आया है डिवीज़न बेंच का, तब से अभ्यर्थियों के मन में खासे सवाल हैं इस चीज़ को लेकर कि डिवीज़न बेंच के संपूर्ण आदेश का विश्लेषण अभी तक हमारे द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया। बहुत सारे ऐसे बिंदु हैं जिन पर अभी भी कन्फ्यूज़न है, जैसे सुप्रीम कोर्ट से क्या इस आदेश पर स्टे मिल सकता है, बीएड अभ्यर्थियों को लेकर आदेश में क्या कुछ मुख्य बातें हैं, क्या खेल के नियम बदले हैं और कौन से ऐसे खास बिंदु हैं जिनके आधार पर 60-65% की जीत मुकर्रर हुई है। तो इन सारे के सारे बिंदुओं का समस्त विश्लेषण आपको इस वीडियो के माध्यम से उपलब्ध करवाने वाले हैं। तो अभी से वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, क्योंकि 69,000 से रिलेटेड जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होती हैं वो आप सभी तक बिना किसी रुकावट के लगातार उपलब्ध करवाई जाती हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर स्पेशल अपील 156 ऑफ 2019 राघवेंद्र प्रताप सिंह एंड अदर्स पर यह आदेश पारित हुआ है। सबसे पहले तो कनेक्टेड अपील्स की ये सब चर्चा है, जिस पर कि समय नहीं जाया करेंगे, फटाफट आगे बढ़ेंगे। देखिए, ऑपरेटिव पार्ट का ही डिस्कशन यहाँ पर किया जाएगा। देखिए, साफ साफ दिया गया है 7 जनवरी के शासनादेश को शिक्षा मित्रों के द्वारा चैलेंज किया गया था, जो कि 60-65% क्वालिफाइंग मार्क्स के अगेंस्ट हैं। और इसमें रिलीफ क्या मांगा था? अ रिट ऑफ सेरिटोरी क्वैशिंग द गवर्नमेंट ऑर्डर 7 जनवरी 2019। 7 जनवरी 2019 के शासनादेश को रद्द करने की मांग की गई थी। और इसके साथ ही जो रिजल्ट है 1 दिसंबर 2018 के शासनादेश के मुताबिक, यानी कि 0 क्वालिफाइंग मार्क्स पर अनाउंस करने की बात की गई थी। मेन ग्राउंड्स जो चैलेंज करने के हैं वो आनंद कुमार यादव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इन सबको करके है। ये सारी की सारी चीज़ें कही गई हैं इसमें। देखिए, अगर यहाँ पर नज़र दौड़ाएं तो यहाँ पर शिक्षा मित्रों के इतिहास के बारे में पूरी तरीके से कहा गया, किस प्रकार से कैसे इनका अपॉइंटमेंट वगैरह हुआ है। ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर आपको, फिर वेटेज के बारे में यहाँ पर चीज़ें कही गई हूँ। वही आनंद कुमार यादव वाले जजमेंट का यहाँ पर जिक्र किया गया है। फुल बेंच दैट शिक्षा मित्र डिड नॉट पोसेस रिक्वेसाइड क्वालिफिकेशन। अब ये 25 जुलाई को जब इनका इट वॉज हेल्ड दैट दे हैव बी गिवन सुटेबल एज रिलैक्सेशन सम वेटेज फॉर देयर एक्सपीरियंस वेटेज। ये सारी की सारी चीज़ें क्या है, एक्सपीरियंस और एज में रिलैक्सेशन के बारे में कही गई हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में हैं। फिर इसके बाद आगे चलते हैं तो आरटी एक्ट के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के मौलिक अधिकारों की बात की गई है। और इसके बाद एनसीटी की गाइडलाइंस के बारे में कुछ कहा गया है। फिर टीटी के बारे में कहा गया कि 1 to 5 के लिए प्रेस्क्राइब्ड है। फिर असिस्टेंट टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन की बात की गई। फिर यहाँ पर 20th अमेंडमेंट की बात की जा रही है। यहाँ पर कुछ ज़्यादा खास नहीं है। जो सबसे खास चीज़ है जिस पर यह आदेश ही पारित हुआ है, ये वो है, देखिए, रूल 2(1), जिसमें नियमावली के आधार पर क्वालिफाइंग मार्क्स ऑफ असिस्टेंट टीचर रिक्रूटमेंट के बारे में यहाँ पर, जी हाँ, ये बेहतरीन पॉइंट, दिस वाज द gist of the judgment. Rule 21X, qualifying marks of assistant teacher recruitment examination means such minimum marks as may be determined from time to time by the government. Guidelines of assistant teacher recruitment examination means such guidelines as may be determined from time to time by the government. यानी कि क्वालिफाइंग मार्क्स का मतलब है ऐसे मिनिमम मार्क्स जो टाइम टू टाइम गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड किए जाएंगे, और इसी के बलबूते 60-65 का जो रिजल्ट है वो एकदम से इस पर जीत के लिए मुहर लगाया है। क्योंकि डिवीज़न बेंच में सबसे खास बात रही है कि गवर्नमेंट के द्वारा ये रूल 2(1)(x) में वर्णित है कि सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स टाइम टू टाइम गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड किए जाएंगे, और वो आफ्टर एग्जामिनेशन डिसाइड कर दिए गए। फिर आगे के पैरा पर चलें तो टीचर बनने के लिए बीटीसी, ये सब अपेंडिक्स वगैरह दी गई हैं, किस प्रकार से कैलकुलेशन होगा, हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, बीटीसी और वेटेज वगैरह शिक्षा मित्र के बारे में कहा गया है। 22nd अमेंडमेंट की चर्चा हो रही है, यहाँ पर ज़्यादा कुछ खास नहीं है। देखिए, बहुत लंबा आदेश है, अभी हम 19वें पेज पर ही हैं, लगता है इसके ऑपरेटिव पार्ट को ही डिस्कस कर लें।
देख लीजिए, एक महत्वपूर्ण ये पॉइंट है जो 69,000 शिक्षक भर्ती के 65 के लिए रामबाण साबित हुआ है कि सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राथमिक विद्यालयों में सहायक भर्ती के पदों पर भर्ती हेतु कुल 68,500 पदों के सापेक्ष आयोजित की जाएगी। विशेष परिस्थितियों में पदों की संख्या घट बढ़ सकती है। यह परीक्षा मात्र इसी भर्ती के लिए मान्य होगी। ठीक है। सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा करना किसी व्यक्ति को रोजगार के लिए अधिकार नहीं होगा, क्योंकि यह नियुक्ति के लिए केवल पात्रता मानदंडों में से एक है। यानी कि इसको पास आउट करना ही करना है, और पास किया जाएगा तो क्वालिफाइंग मार्क्स के आधार पर ही पास किया जाएगा। देखिए यहाँ पर वही सारी की सारी चीज़ें एकदम जियो वगैरह की बातें कही गई हैं। इन पैरा पर कुछ महत्वपूर्ण नहीं है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं, क्या कुछ है जहाँ पर महत्वपूर्ण है। यस कौन सा पैरा है यहाँ पर? देखिए बीएड कैंडिडेट्स के बारे में महत्वपूर्ण बात कही गई है। 28 जून 2018 की एनसीटी गाइडलाइंस के बारे में कहा गया है। यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि ग्रेजुएशन विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड बैचलर ऑफ एजुकेशन। तो कुल मिलाकर यहाँ से बीएड कैंडिडेट्स को इंक्लूड किया गया है, और यहाँ पर दिया गया है कि उनको नियुक्ति से 2 वर्ष के अंदर ब्रिज कोर्स करना अनिवार्य होगा, जो कि यूपी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा 25वें संशोधन के आधार पर सारी की सारी चीज़ों को मैंडेटरी कर दिया गया है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 88 पैरा बहुत महत्वपूर्ण है स्टेट ऑफ राजस्थान का, और इसके बाद स्टेट ऑफ यूपी एंड शिव कुमार पाठक का, जिसमें बीएड कैंडिडेट्स के इंक्लूजन के बारे में महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं। फिर हर्ष कुमार के डिवीज़न बेंच के जजमेंट की यहाँ पर चर्चा की गई, और ये सारी की सारी चीज़ें उपलब्ध करवाने के बाद यहाँ पर 1 दिसंबर 2018 के शासनादेश के कुछ पैरा को डिस्कस किया गया है। देखिए यहाँ पर महत्वपूर्ण बात है रूल ऑफ द गेम वाली। The principle that the rule of the game cannot be changed once the game has started was not at all attracted in this matter, since there was no change in the minimum qualifying marks fixed for the first time at 65%, 60% white government order dated 7/1/2019 for assistant teacher recruitment examination 2019, whereas the minimum qualifying marks fixed in the government order 9/1/2018 were meant exclusively फॉर द असिस्टेंट टीचर ATRE 2018 ओनली। इसमें साफ साफ कह दिया गया कि 2019 के असिस्टेंट ATRE में 65% और 60% के जो क्वालिफाइंग मार्क्स डिसाइड किए गए हैं वो सिर्फ एक बार डिसाइड किए गए हैं, वो भी 7 जनवरी के शासनादेश के अनुसार। इस वजह से इसमें कोई रूल ऑफ द गेम चेंज करने जैसी कोई भी बात अट्रैक्ट नहीं करती इस मैटर में। फिर इसके बाद क्या कहा गया है, एपेक्स कोर्ट इन द केस ऑफ MCD दिल्ली की बात कही गई है। वाइल ये देखिए सिमिलर कंट्रोवर्सी पर्टेनिंग टू द फिक्सेशन ऑफ मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर सिलेक्शन फॉर द मोस्ट मेरिटोरियस कैंडिडेट्स हैज हेल्ड एज लीगल एंड वैलिड द एक्शन ऑफ द competent authority for the fixation of minimum qualifying marks which were fixed after the examination was held but prior to the declaration of the result. In the case in hand, the competent authority was given power under Rule 2X of the 1981 rules to fix. देखिए इसमें साफ साफ कहा गया, MCD के ऑर्डर के बारे में कहा गया कि किस प्रकार से आफ्टर एग्जामिनेशन और बिफोर डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स को डिसाइड किया गया। इन द केस देखिए इस प्रकार से यहाँ पर भी कहा गया द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी वाज गिवन पावर, यानी कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को पावर दी गई रूल 2X 1981 की नियमावली के आधार पर टू फिक्स मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स एंड द सेम ought not to have been interfered with as the fixation of benchmarks for the selection of most meritorious candidate is prerogative of the employer and in no way amounts to changing the rule of the game. तो कुल मिलाकर एक बेहतर कर्मचारी के सिलेक्शन के लिए और मेरिटोरियस कैंडिडेट्स को सेलेक्ट करने के लिहाज से ये नियोक्ता के द्वारा किया गया है, जो कि चेंजिंग नहीं है, रूल ऑफ द गेम चेंज जैसा नहीं है, कुल मिलाकर अच्छे के लिए किया गया है, ये कहा गया। फिर इसके बाद बात की गई के मंजूश्री वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, वेयर द क्वेश्चन वाज वेदर करेक्ट क्राइटेरिया वाज अडॉप्टेड इन मेकिंग
रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज का ये मामला है, उसमें ये बताया गया। और लास्टली देख लीजिए इसमें क्या कहा गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि the apex court has held that the introduction of requirement of minimum marks for interview after the entire selection process was completed would amount to changing the rule of the game after the game was played, which is clearly impermissible। यानी कि इसमें ये साफ साफ कह दिया गया कि इंटरव्यू के बाद संपन्न कराने लेने के बाद उसमें कुछ मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स को बढ़ाया घटाया गया, जो एक प्रकार से रूल ऑफ द गेम चेंज करना जैसा है। और यहाँ 69,000 शिक्षक भर्ती में सबसे बड़ी बचत की बात ये रही कि अगर यहाँ पर कोई क्वालिफाइंग मार्क्स का जिक्र कर दिया जाता और फिर इसके बाद बदले जाते तो अवश्य ही रूल ऑफ द गेम चेंज करने वाली यहाँ पर कंडीशन होती और अवश्य ही यहाँ पर 60-65 को हार का सामना करना पड़ता। फिर देखिए 97 पैरा पर कहा गया है, इन द रिस्पेक्ट ऑफ क्वेश्चन एज टू वेदर द गवर्नमेंट ऑर्डर 7/1/19 whereby the minimum qualifying marks were fixed for the all candidates who were participated in the examination ATRE 19 on 6/1/2019 amounts to changing the rule of the game. The principle that the rule of the game cannot be changed once the game has started was not at all attracted in the present facts and circumstances of the case, because minimum qualifying marks which had been fixed for the first time by the government will apply to the all candidates for who had participated in the ATRE qualifying examination। इसमें साफ साफ ये कहा गया कि रूल ऑफ द गेम चेंज करने जैसी बात नहीं है, क्योंकि जो भी क्वालिफाइंग मार्क्स डिसाइड किए गए हैं वो 6 जनवरी के जो एग्ज़ाम हुआ उसमें जितने अभ्यर्थियों ने पार्टिसिपेट किया वो सभी के लिए डिसाइडेड हैं, ऐसा नहीं है किसी एक के लिए डिसाइड हैं। इस वजह से ये रूल ऑफ द गेम चेंज करने जैसा नहीं है। और रूल 14(1) ऑफ द 81 रूल, इट हैज़ प्रोवाइडेड दैट द सेपरेट असिस्टेंट टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन शैल बी कंडक्टेड बाय द गवर्नमेंट फॉर एवरी टाइम वैकेंसी आर नोटिफाइड फॉर रिक्रूटमेंट ऑन द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट मास्टर और असिस्टेंट मिस्ट्रेस और जूनियर स्कूल कंसर्न। Rule 2X of the 1981 rule empowers the state to fix the qualifying marks of ATRE from time to time। इसमें साफ साफ वही बात कहा गया कि टाइम टू टाइम गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड किया जा सकता है ATRE के लिए। इस वजह से इसके द्वारा जो भी डिसाइड किया गया वो सही है। It has nowhere been provided that once the minimum qualifying marks have been fixed for the first ATRE, they shall be carried forward or applicable for eternity on all future selection processes। The said argument of the Shiksha Mitra is contrary to the terms and condition statutory guidelines dated 1 दिसंबर 2018। शिक्षा मित्रों का ये कहना कि जो एक बार क्वालिफाइंग मार्क्स 68,500 के लिए हैं वो 69,000 के लिए भी होने चाहिए, एकदम से सरासर गलत है। ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा टाइम टू टाइम डिसाइड किए जाएंगे और जो क्वालिफाइंग मार्क्स रहेंगे वो सिर्फ उसी एग्ज़ाम के लिए रहेंगे, स्पेशली मेंशन है नियमावली में। तो इस वजह से ये चीज़ें यहाँ से बाइकआउट की गई शिक्षा मित्रों की। फिर JPSC गवर्नमेंट ऑर्डर के बारे में कहा गया, स्टेट गवर्नमेंट इज़ फ्री टू डिटरमिन द कट ऑफ मार्क्स इवन आफ्टर द एग्जामिनेशन हैड बीन हेल्ड। इसमें साफ साफ कहा गया कि स्टेट गवर्नमेंट को पूरी फ्रीडम है कि वो कट ऑफ मार्क्स को एग्जामिनेशन होने के बाद भी डिसाइड कर सकती है। सेम डज नॉट अमाउंट टू एनी चेंज इन द रूल ऑफ द गेम। और यह भी कोई रूल के चेंज करने जैसा नहीं है। इट इज़ आल्सो हेल्ड दैट एलिजिबिलिटी टेस्ट आर नॉट मेंट फॉर सिलेक्शन टू एनी पोस्ट बट इज कंडक्टेड टू डिटरमिन द एलिजिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट फॉर अपॉइंटमेंट एज लेक्चरर्स। तो इसमें साफ साफ कहा गया है जो एलिजिबिलिटी टेस्ट हैं इनका ये मतलब नहीं है टू नॉट मीन्स फॉर सिलेक्शन टू एनी पोस्ट, ये किसी पोस्ट में सिलेक्शन के लिए नहीं है, बट इट इज़ कंडक्टेड, ये एलिजिबिलिटी कैंडिडेट्स की तय करने के लिए हैं, लेक्चरर बनने के लिए। तो टीचर बनने के लिए यहाँ भी एक प्रकार से एलिजिबिलिटी तय की जा रही है, तो इस वजह से ये चीज़ें कही गई। JPSC ऑर्डर को कोरिलेट कराया गया और इसमें उसी का पूरा जिक्र किया गया है कि 3 पेपर थे, कैसे क्या कुछ हमने इसका विश्लेषण किया था। फिर 99 पैरा की बात करें तो in the case in hand, Rule 2(1)(x) of the 1981 rule empowers the state to fix qualifying marks for the ATRE time to time। Admittedly, no minimum marks were provided in the instruction 1 दिसंबर, मतलब 1 दिसंबर 2018 गाइडलाइन में कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं थे
कि कितने हम क्वालिफाइंग मार्क्स रखने वाले हैं। देयरफॉर द स्टेट गवर्नमेंट इन एक्सरसाइज ऑफ द एफोरसेड पावर इशूड गवर्नमेंट 7/1/19 प्रेस्क्राइबिंग मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स ATRE 65 ये फॉर रिजर्व कैटेगरी विच इज जस्ट प्रॉपर। मतलब इसमें के मंजूश्री ऑर्डर से इसको एकदम से अलग करार दिया गया है। 7 जनवरी के शासनादेश के आधार पर 65% और 60% एकदम से सही है। फिर इसके बाद यहाँ ये भी कहा गया कि आनंद कुमार यादव का जो जजमेंट है उसके आधार पर जो अपॉर्चुनिटी दी गई है शिक्षा मित्रों को, वो एक तरह से दोनों में उपलब्ध करवाई गई। जिन्होंने ATRE 2018 में भी पार्टिसिपेट किया और वो 19 में भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं और उनको एज और रिलैक्सेशन वेटेज वगैरह भी लगातार मिलेगा। तो इसमें उनके समानता के अधिकारों के हनन जैसी कोई भी बात दर्ज नहीं है। ये सारी की सारी चीज़ें कही गई। और फिर इसके बाद सुरेंद्र सिंह वर्सेस का जजमेंट, और यहाँ पर देखिए JPSC जजमेंट के तहत और MCD के ऑर्डर के तहत सिर्फ और सिर्फ ये बताने की कोशिश की गई कि कुल मिलाकर जो भी हैं चीज़ें वो गवर्नमेंट की पावर पर डिसाइडेड हैं। गवर्नमेंट जो चाहे वो कर सकती है अच्छे से अच्छे कैंडिडेट्स के सिलेक्शन के लिए। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात फिर और निकल के आई है जो महत्वपूर्ण है कि दोनों जो ATRE 2018 है 19 है वो दोनों एक दूसरे से एक प्रकार से डिफरेंट हैं। उनका पैटर्न अलग है। यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं एज द स्टैंडर्ड ऑफ बोथ द एग्जामिनेशन वाज डिफरेंट एंड दे हैव टू पास द एग्जामिनेशन एज पर द एडवर्टीजमेंट एंड द रूल्स रेगुलेटिंग बोथ द एग्जामिनेशन। तो जो दोनों एग्जाम के पहले जो रूल्स रेगुलेशन डिसाइड है उनके अनुसार ही शिक्षा मित्रों को परफॉर्म करना चाहिए था। तो ये सारी की सारी चीज़ें कही गई। फिर भोला प्रसाद शुक्ला वाले जजमेंट की एनालिसिस की गई और उसके आधार पर यहाँ पर ये कहा गया कि इट कैनॉट बी सेड दैट द गवर्नमेंट ऑर्डर 7/1/19 इज वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 14, यानी कि समानता के अधिकारों का ये कहीं से भी उल्लंघन नहीं है। और आनंद कुमार यादव का जजमेंट जो पारित है सुप्रीम कोर्ट से उसका पूरी तरीके से पालन करते हुए 2 भर्तियां निकाली गईं और दोनों में क्राइटेरिया जो फिक्स किए गए वो गवर्नमेंट की अपनी मैक्सिमम एलिजिबिलिटी टेस्ट करने जैसा है। यानी कि जो मैक्सिमम एलिजिबिलिटी है वो गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड की जा सकती हैं। इस वजह से 29 मार्च के जजमेंट को जो रेट पिटीशन 118 में पारित हुआ था उसको सेटिसाइड कर दिया गया और जो भी स्पेशल अपील हैं उनको अलाउड कर दिया गया। और 7 जनवरी 2019 के शासनादेश के अनुक्रम में और भोला प्रसाद शुक्ला के आलोक में भर्ती प्रक्रिया को जल्द से जल्द संपादित करने की बात कही गई। भोला प्रसाद शुक्ला में 6 महीने के अंदर भर्ती प्रक्रिया पूर्ण करने की बात है, जिसके 3 माह बीत चुके हैं। तो इस वजह से 3 माह के अंदर भर्ती प्रक्रिया को जल्द से जल्द गवर्नमेंट को संपन्न करने के लिए कह दिया गया है। 7 जनवरी के शासनादेश के मुताबिक। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो जो निचोड़ है पूरे गवर्नमेंट ऑर्डर का और नियमावली का और सब चीज़ें जो JPSC जजमेंट का, MCD जजमेंट का, के मंजूश्री का, जितने भी हैं, तो उन सब से यही बात निकल के आती है कि 65% और 60% में रूल ऑफ द गेम चेंज करने जैसी कोई बात नहीं है, क्योंकि रूल जो गेम के हैं वो डिसाइड नियमावली में किए गए थे और उनके अकॉर्डिंग एक ही बार सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स को डिसाइड किया गया है। BEd कैंडिडेट्स के बारे में नेसेसरी चीज़ें यही कही गई कि NCTE की गाइडलाइंस के मुताबिक ही उनका जो चयन है या जो कहें पार्टिसिपेशन है वो हुआ है। इस वजह से वो भी चैलेंजिंग नहीं है और उनको भी पार्टिसिपेट करने से या एज ए असिस्टेंट टीचर अपॉइंट होने से नहीं रोका जा सकता। ये बाइंडिंग है स्टेट गवर्नमेंट के लिए कि वो NCTE के गाइडलाइंस को फॉलो करे। तो पूरी तरह से BEd कैंडिडेट्स भी प्रोटेक्टेड हैं डिवीज़न बेंच के ऑर्डर से और 60-65% भी डिवीज़न बेंच के अकॉर्डिंग एकदम से सिक्योर्ड है और मजबूत ऑर्डर कहा जा सकता है 70 पेज का जो भी जजमेंट है। अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो इस आदेश पर स्टे लेना या इसके तहत भर्ती प्रक्रिया को रोक पाना बेहद मुश्किल है। अगर होगा भी तो सब्जेक्ट टू द फाइनल ऑर्डर अपॉइंटमेंट लेटर डिस्ट्रीब्यूट करने के सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर भी आ सकते हैं। तो कुल मिलाकर बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। डिवीज़न बेंच का आदेश अपने आप में
बहुत कुछ बयां करता है, जो कि 60-65% के लिए काफ़ी सपोर्टिव है। और कुल मिलाकर इसी के आधार पर भर्ती प्रक्रिया स्टेट गवर्नमेंट ऑफ यूपी के द्वारा पूरी करने की बेहतरीन और तेज़ रणनीति भी बनाई गई हैं। तो ये कुल मिलाकर एक हिसाब से पूरा का पूरा समस्त विश्लेषण है। सरसरी निगाह में जो महत्वपूर्ण बिंदु थे उनको यहाँ पर हमने डिसाइड कर दिया है, उनका एनालिसिस कर दिया है। आशा है वीडियो पसंद आया होगा, जानकारी जो भी मुहैया कराई गई है वो आपको अच्छी लगी होगी। देखिए, थोड़ा सा थकावट का अनुभव हो रहा है, इस वजह से कहीं पर इंग्लिश के कुछ जो वर्ड्स हैं उसके प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा बहुत हेर फेर देखने के लिए मिल सकता है। उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं, चूँकि सुबह से 12-13 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, तो इस वजह से टंग लिप्सिंग की समस्या जो है वो आ जाती है। लेकिन जो गवर्नमेंट ऑर्डर और पूरा जजमेंट ऑर्डर है उसका जो एनालिसिस है वो कुल मिलाकर यही है। जो बहुत सारे अभ्यर्थियों की मांग थी, तो उस आधार पर हमने आज इसको प्रिपेयर करके आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर दिया है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।